वेलकम टू पब्लिक इन्फोडेक्स। आज हम लोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से रिलेटेड तीन जो नई अपडेट आई है, अपने इस पूरे वीडियो को तीन पार्ट में डिवाइड करके आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, जिसको लेकर मैंने लगातार 4 वीडियो बनाया है और आपको कहा है कि अगर आपका नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आता है और आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया सही से, तो हो सकता है आपके हेयरिंग होगा और वो बात जो आज के दिन 9 जनवरी 2026 में सही साबित हो रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो थे, टोटल 1,68,00,000 जो वोटर थे, उनमें जो ज्यादातर वोटर थे जिनके नाम फादर नेम मिसमैच था 2002 से 2025 में, अगर इन लोगों से बीएलओ ने कांटेक्ट करके उनके डॉक्यूमेंट को अपडेट कर दिया है, तो बहुत मुमकिन कोशिश है कि इन लोगों के नाम पर कोई हेयरिंग नोटिस नहीं इशू किया जाएगा। दूसरे जो कैटेगरी के थे, जैसे कि जो इलेक्टर है और जो गार्डियन है, जो फादर या मदर है, उसके बीच में एज गैप है जो 15 साल का है, या ग्रैंड पेरेंट्स और इलेक्टर के बीच में उनका जो एज गैप है 40 ईयर्स है, या ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके जो है प्रोजेनी मैपिंग 6 या 6 से ज्यादा है। मतलब एक आदमी को 2002 का वोटर लिस्ट को किसी 6 या 6 से ज्यादा लोगों ने मैपिंग दिखाया है कि वो 2002 में मेरे अब्बू, फादर, मदर, ग्रैंड मदर जो भी है। तो ये जो तीन कैटेगरी जो मैंने आपको सामने कहा, इन तीन कैटेगरी के लोगों का हेयरिंग नोटिस आना 90% अभी तक श्योर है। अगर आपका इन तीन कैटेगरी में पड़ रहा है, आप खुद से जान लीजिए, समझ लीजिए, तो मुमकिन है कि आपका हेयरिंग नोटिस आने वाला है और बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीक में आप देख सकते हैं लगभग 20 तारीख के आसपास में आपको हेयरिंग नोटिस मिल जाएगा। अब अगर हेयरिंग नोटिस मिले तो क्या करना है, क्योंकि ईसीआई ने अपने एक लेटर में क्लेरिफाई किया है कि अगर हेयरिंग नोटिस मिले, तो उसके बाद के टॉपिक में कवर करूंगा, उसमें आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, आपको 13 डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। याद रखिए, आधार कार्ड किंतु कंपलसरी आपको जमा करना है, क्योंकि 13 डॉक्यूमेंट में आधार भी एक आइडेंटिटी प्रूफ के हिसाब से रखा गया है। अगर आधार के अलावा दूसरे भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि पासपोर्ट है, माध्यमिक का सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट है, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, या गवर्नमेंट सर्विस करते हैं तो आपके पास आईडी कार्ड है, तो इन सब सेक्टर के लिए क्या है, आपको अपना वो भी डॉक्यूमेंट लेकर वो हेयरिंग में आप जा सकते हैं और आसानी से अपना डिस्क्रिपेंसी को मीटअप कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है, तो याद रखिए कि आधार कार्ड के साथ साथ अगर आपका पैन कार्ड, आपका दूसरे जो कागजात है, घर के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हुए या दूसरे जो कागजात सरकारी गवर्नमेंट है, उससे अगर आपका लिंकेज स्टैब्लिश हो, तो आधार के साथ साथ उस डॉक्यूमेंट को भी सबमिट करें। क्योंकि जब भी एईआरओ जो है आपका जो हेयरिंग करेंगे, तो डॉक्यूमेंट जब आपका अपलोड करेंगे, तो चूंकि उनके सामने जो ड्रॉप डाउन है, 13 डॉक्यूमेंट का ड्रॉप डाउन है, तो ऐसा कहा गया है कि अगर कोई 13 डॉक्यूमेंट से एक डॉक्यूमेंट भी सबमिट करे आधार, तो उससे लिंकेज स्टैब्लिश करने के लिए दूसरे डॉक्यूमेंट भी आधार के साथ स्कैन करके पीडीएफ मोड में अपलोड किया जा सकता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो है उनके साथ मेरा एज गैप हो गया 40, तो जाहिर सी बात है मेरा रिलेशनशिप वहां से स्टैब्लिश करना होगा। तो मुझे क्या है, मेरा एक डॉक्यूमेंट जिसमें मेरे अब्बू का नाम होगा, मेरे अब्बू का एक डॉक्यूमेंट जिसमें मेरे एक दादा का नाम होगा, इस तरह का जो दो डॉक्यूमेंट है, इसको मर्ज करके एक ही जगह में अपलोड किया जाएगा, जाके लिंक स्टैब्लिश हो। साथ ही साथ बीएलओ अंडरटेकिंग भी लिया जाएगा और इसको अपलोड किया जाएगा। तो ये लॉजिकल एरर जो है, इसका हेयरिंग होने के चांसेस है और आज से मास हेयरिंग शुरू हो रहा है। मास हेयरिंग इसलिए कह रहा हूं कि पहले जो ईसीआई का टारगेट था कि पर डे हेयरिंग 50, फिर उसको बढ़ाकर 100 किया गया है और अभी अनलिमिटेड कर दिया है। कहीं कहीं पर ऐसी भी खबर आ रही है कि एक दिन में एक ईआरओ लगभग 400 से लेकर 500 लोगों की भी हेयरिंग करने वाले हैं। पता नहीं कैसे होगा, देखेंगे, फिर आपको फ्यूचर में इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे। जो दूसरा नंबर हमारा टॉपिक था, ईसीआई के एक लेटर, जो कि ईसीआई का लेटर था 23 नंबर मेमो, आज 9 जनवरी 2026 को रिलीज हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वहां पर इंस्ट्रक्शन दे रही है। जो इंस्ट्रक्शन है उसमें 4 पॉइंट है इलेक्शन कमीशन इंडिया। पहला पॉइंट में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ईआरओ जो है वो नोटिस इशू करेंगे किसको, अनमैप्ड इलेक्टर। अनमैप्ड इलेक्टर जिनका 2002 वोटर लिस्ट में किसी साथ मैपिंग नहीं हुआ, उनको अनमैप्ड इलेक्टर बोलते हैं। लास्ट एसआईआर डिटेल्स एंड करंट रोल मैचिंग, इफ नॉट मैच देन एनी डिस्क्रिपेंसी देन इशू नोटिस। बोला जा रहा है कि अगर 2002 वोटर लिस्ट और अभी के वोटर लिस्ट में कुछ डिस्क्रिपेंसी रह जा रही है, तो ऐसे इलेक्टर को भी नोटिस इशू किया जाएगा। 3 नंबर जो ऑप्शन है, जो ईसीआई जो है कह रही है कि नो एलिजिबल वोटर्स कैन रिमूव फ्रॉम द वोटर लिस्ट एंड नो इनएलिजिबल वोटर्स कैन स्टे इन द वोटर लिस्ट, ये बात है।
और 4 नंबर कहा गया ईआरओ को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ईसीआई ने कड़ा तौर पे ये फिक्स कर दिया है, ये तय कर दिया, ये ऑर्डर में एक अपना बल्कि एक डिटेल्स या एक जिस्ट कर दिया है कि ईआरओस जो है अगर 2002 जो सबमिट किए इन्फॉर्मेशन फॉर्म में 2002 डिटेल्स और अभी का डिटेल्स में अगर मिसमैच होता है तो उनको नोटिस इशू करे और उनका हेयरिंग हो। इसका मतलब हेयरिंग आने वाले दिनों में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हर विधानसभा में 40,000 से लेकर लगभग 1.5 लाख तक इलेक्टर के हेयरिंग होने की संभावना को ये जो लेटर आज के दिन में ज्यादा बल देती है। उसके बाद जो आपको मालूम होना चाहिए कि 8 तारीख को सीओ वेस्ट बंगाल, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वेस्ट बंगाल की तरफ से 3 लेटर इशू किए गए थे, जो कि हमारे एईआरओ के संगठन की तरफ से दिया गया था। तो उसमें जो डिमांड थी हमारी, चूंकि मुर्शिदाबाद जिला से एक डिमांड गई थी, आपको मालूम होना चाहिए हमारे वेस्ट बंगाल में बहुत सारे माइग्रेंट लेबर है जो वेस्ट बंगाल के बाहर में काम करते हैं, कोई महाराष्ट्र, गुजरात, कोई केरला, तमिलनाडु, बैंगलोर, और इस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में क्या है मजदूरी लेबर या दूसरे भी काम करते हैं। तो ईसीआई जो है 3 लेटर जो सीओ का ऑफिस होता है, पहला लेटर है मेमो नंबर 245 8/1/2026 को लेटर है। इसका जो मेन मौजू था कि हेयरिंग फॉर द इलेक्टर रिसाइडिंग अब्रोड टेम्पोरली अनमैप्ड हो या लॉजिकल एरर हो। बोला जा रहा है कि अगर किसी को हेयरिंग नोटिस इशू हो रहा है और वो विदेश से टेम्पोररी लेवल पर लॉजिकल एरर की वजह से हेयरिंग हो या अनमैप्ड की वजह से हेयरिंग हो, तो उनको फिजिकल मौजूद होने की जरूरत नहीं है। पहले कहा गया था कि सबको इन पर्सन आना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए हेयरिंग के दौरान एक फोटो लिया जा रहा है जिसमें माइक्रो ऑब्जर्वर, वोटर और एईआरओ रह रहे हैं। तो यहाँ भी सीओ वेस्ट बंगाल की तरफ से लेटर में कहा गया कि जो एब्रोड टेम्पोरली रह रहे हैं, किन किन कारणों से, स्टडी पढ़ने के तो गए हैं, ऑफिशियल इंगेज कोई ऑफिशियल काम से गए हैं, मेडिकल ग्राउंड कोई चिकित्सा कराने के लिए गए हैं, या अदर पर्पस काम छोटा कुछ भी तरह के गए हैं, लेबर कुछ भी। तो इन 4 तरह के लोगों को कहा गया कि इनको इन पर्सन हाजिर होने की जरूरत नहीं है, ये अपने फैमिली मेंबर को किसी को ऑथराइज करे जो यहाँ पर अभी मौजूद है। ऑथराइज करने का मतलब ये है कि वो आदमी क्या है, एक लेटर ईआरओ को लिखेंगे कि मैं इस व्यक्ति को, इनका आधार नंबर या वोटर कार्ड नंबर है, इसको ऑथराइज करता हूँ, मेरे बिहाफ में हेयरिंग अटेंड करेंगे और वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। तो ऑथराइज करना पड़ेगा उसको। दूसरा जो लेटर था वो लेटर था मेमो नंबर 246। इस मेमो नंबर 246 में क्या कहा गया है कि एग्जेम्पशन दिया गया है, किसको, पर्सनल अपेयरिंग से कुछ लोगों का एग्जेम्पशन दिया गया है हेयरिंग के दौरान, स्टूडेंट्स को या कोई भी ऐसे पर्सन जो स्टेट से बाहर रह रहे हैं, किन वजह से, स्टडी करने की वजह से, या हॉस्पिटलाइजेशन है, या प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है। तो इन तरह के लोग को क्या है पर्सनल अपेयरिंग से छूट दिया गया है और उनके फैमिली मेंबर वहां पे हेयरिंग में आ सकते हैं। मतलब माइग्रेंट लेबर भी इसमें आ रहे हैं। अगर कोई माइग्रेंट लेबर है या किसी वजह से दूसरे स्टेट में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, केरला में, तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, हरियाणा में काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, तो उनको काम छोड़कर अपने यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। वो अपने फैमिली मेंबर से यहाँ पे कांटेक्ट करें और उनके फैमिली मेंबर डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पे हाजिर हो सकती है इस लेटर के हिसाब से। तीसरा जो और 13 डॉक्यूमेंट से कोई सबमिट करेगी। तीसरा जो लेटर था 252 था, इसमें एग्जेम्पशन दिया गया किसको, इसमें एग्जेम्पशन दिया गया हेयरिंग में मौजूद इन पर्सन मौजूद नहीं हो सकने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दिया गया है, मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस को दिया है, पीएससी एम्प्लॉय को दिया गया है जो अपने नेटिव स्टेट से दूसरे स्टेट में एम्प्लॉय करते हैं। मान लीजिए कोई वेस्ट बंगाल का आदमी बीएसएनएल कंपनी में दिल्ली में काम करता है, तो वेस्ट बंगाल में उनका वोटर लिस्ट में नाम है, तो उनका अगर हेयरिंग वेस्ट बंगाल में होता है तो उनको पर्सनल अपेयरिंग होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल के बाहर जॉब कर रहे हैं। यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर जॉब जो कर रहे हैं उनको लेकिन हेयरिंग में अगर होगा तो होगा, हमको भी हेयरिंग होगा तो हमको भी जाना पड़ेगा। तो ये डिमांड हमारी थी कि ईसीआई जो है एक रूल ऐसे भी करे कि जो लोग एसआईआर वेस्ट बंगाल या किसी भी तरह के काम से जुड़े हुए हैं उनको भी पर्सनल अपेयरेंस से छूट दिया जा रहा है। आने वाले दिन में हम देखेंगे, हो सकता है ये भी डिमांड जो हमारी थी ये भी कंप्लीट हो जाएगी। जो ये 3 लेटर था इसमें जो स्पेसिफिक जो था, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो था जो बाहर मजदूर काम करने वाले हैं उनको पर्सनल अपेयरेंस छूट, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए वो मजदूर अपने 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए वो अपने घर बार को छोड़कर एक दूसरे जगह पर रहते हैं, बहुत ही मिनिमम फैसिलिटीज पे आप चाहिएगा तो वैसे लोगों को छूट देना एक बहुत ही वेलकम जताने के लिए एक कदम है ईसीआई का। आने वाले दिन में कोशिश करेंगे कि इस तरह का जो हेयरिंग हो रहा है, बहुत संख्या में एक लोग हेयरिंग, इसको भी ईसीआई चाहे तो एक मिनिमाइज कर सकता है। एक एईआरओ लेवल में अगर इसको ऑप्शन दे वहां से और डॉक्यूमेंट अपलोड कर, या बीएलओ को फिर से ऑप्शन दे और डेट दे कि बीएलओ को इतना दिन के अंदर में उनका डॉक्यूमेंट अपलोड करे,
तो ये मिनिमाइज किया जा सकता है। तो आने वाले में देखते हैं क्या होता है, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो ओबीसी सर्टिफिकेट से लेकर आपको रिलेटेड में आपको बताएंगे कि किस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट जो 2010 के बाद जारी हुए थे उनको हाईकोर्ट ने बातिल कर दिया, और फिर क्या है इसको रिवैलिडेट करने के लिए कहा गया था। तो अब ये सर्टिफिकेट, कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहेगा इन 13 डॉक्यूमेंट में ओबीसी का, आगे वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।